हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और आज इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी चैनल पे और वीडियो दिए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देखें। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनका रिविज़न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस पेपर में हम क्या देखने वाले हैं, सीटेट, ठीक है, सीटेट ये 2018 का पेपर है, ठीक है, 2018 का पेपर है। ये पेपर 2 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पेपर 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सीटेट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर 2 जिसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बस रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा हम सब करेंगे। आप भी इन क्वेश्चंस को करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कैसी तैयारी आपने कर ली है और एग्ज़ाम में कितना बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तो ध्यान दीजिएगा। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? इन 4 ऑप्शंस में से रबादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता। आप भी आंसर करते चलिए, अपने आंसर देखिए। लास्ट में कितने आंसर आपने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और पता लगता है कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो आपको। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सृजनात्मकता की बात की गई है तो इसको आप ध्यान में रख के आंसर करेंगे सृजनात्मकता के लिए, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, विविध सोच। राइट आंसर 3, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को डैश नियमों के अंतर्गत बताया गया है? व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ध्वनि संबंधी, ठीक है। यहाँ पर किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके यानी किस नियम के अंतर्गत बताया जाता है? तो ध्वनि संबंधी यानी कि फोनोलॉजिकल। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्धृति या फिर संस्कृति प्रभावित। तो क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भाषा निर्धारित, ठीक है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। अब यहाँ पर रवि जो है एक लड़का, वो किसी उपकरण की मरम्मत यानी कि कर रहा है, तो वह क्या उपयोग करता है? कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का या फिर अंतर्दृष्टि का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। दिव्या कोई लड़की है जो कि जब भी कोई कार्य करती है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है। तो वह उपयोग करती है किस चीज़ का? द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का या फिर कम करने की विधि का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ठीक है। सब गोल एनालिसिस। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग जानते हैं लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है, समाज के द्वारा बनाया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा,
ठीक है। जेंडर इज एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ये नंबर आपके 1-2 नंबर से ही, कभी कभी स्टूडेंट 1 नंबर से रह जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, या फिर परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां ये किसके उदाहरण हैं? तो आप सभी लोग अपना आंसर करते चलिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कितने आंसर आपने राइट किए 30 में से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाता है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां जो है ये अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किस प्रकार करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। किस तरह से आकलन शिक्षकों की सहायता करता है? जो उपलब्धि आकलन होता है अधिगमकर्ता का, वह शिक्षकों की सहायता किस प्रकार से करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन है। तो समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर ही राइट है, समता एवं समान अवसर, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1995, 1999, 2016, 1992। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है ये 2016 में लागू किया गया, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या फिर बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर, ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे दिव्यांग बच्चों की बात की गई है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, राइट आंसर 4। दिव्यांग बच्चों की बात की गई है तो 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, और अगर सामान्य बच्चों के लिए 2009 पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन या फिर केंद्रीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा संज्ञान बोध। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब बच्चे कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं और उसके बाद वे अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, करने के लिए कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर देखते हैं सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा मूर्त सोच। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, राइट आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विविध डैश कहा जाता है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या फिर विभेदी अनुदेशन। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, विभेदी अनुदेशन कहते हैं, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सामान्यीकरण। ठीक है, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्जोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं स्वतंत्र, अंतर्संबंधित, एकीकृत, अन्योन्याश्रित। तो यहाँ पर अब आप ध्यान देंगे कि संज्ञान और भाव जो है, अब तक हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि वो आपस में सन्निहित होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे जर्जोक का यह मानना है, जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक होते हैं तो यहाँ पर जर्जोक की बात की गई है, इनके अनुसार संज्ञान और भाव क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट होगा। जर्जोक ने ऐसा बताया है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, तो इन्होंने स्वतंत्र माना है, राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे जैसा भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, प्रतिरूपण। ठीक है, प्रदर्शन देकर सिखा रहा है तो मॉडलिंग, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश या फिर चौकस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सतर्क। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? सौंदर्य बोध, अमूर्त, तार्किक, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तार्किक। ठीक है, एक समस्या सुधारक बच्चा है तो वो किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? तार्किक, राइट आंसर ऑप्शन 3, लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य या ड्रिल और अभ्यास कार्य। बच्चों को कुछ कार्य दिया गया है तो बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो आप बताइए उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे 21 का यानी 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है? कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गति बोधक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4, गति बोधक। ठीक है, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और, तो यहाँ पर गति बोधक, राइट आंसर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपानी विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉक्सिमोडेस्टल डेवलपमेंट और सेफेलोकूडल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि मस्तकाधोमुखी विकास और मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत जो भी हैं, सिर से पैर की ओर और मध्य भाग यानी कि परिधियों से अग्रांगों की ओर। तो ये सभी जो विकास के सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 2, यानी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान दीजिए। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की किस प्रकार की संस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पे राइट 4 हो जाता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, या फिर समूह की पहचान का? तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समूह की अनुरूपता का। जब एक शिक्षक समूह से जुड़ जाता है और वह अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक यानी कि और लोगों को देख के उसी तरह से पोशाक यानी कपड़े पहनता है, धारण करता है, तो वो क्या कहा जाता है? समूह की अनुरूपता, ठीक है, कन्फॉर्मिटी, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? वस्तु स्थायित्व की बात की गई है यहाँ पर, तो आप सभी लोग ध्यान से आंसर को एग्जाम में करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, या फिर संवेदीगामक। वस्तु स्थायित्व की भावना जो बच्चे में होती है संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है, ठीक है, राइट आंसर 4, सेंसिटिव मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, राइट आंसर फर्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत गलतियां होती हैं, तो आप ध्यान से करेंगे। कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो कितने महीने में? 29 का यहाँ पे फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, 18 से 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, या गेल्टन के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा, स्टर्न के द्वारा, ठीक है। स्टर्न ने बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? स्टर्न ने, राइट आंसर 2। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट 2018 दिसंबर का पेपर है, पेपर 2। आपने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी लोगों के पास जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी हो, सबके पास शेयर कीजिए। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो वहाँ भी शेयर कीजिए। और इसी तरह से चैनल पे आपको हिंदी के पेडागोजी के पार्ट भी कराए जाएंगे, साथ ही पर्यावरण के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।